हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि मेरे दोस्तों भाइयों आपको पता है कि हम प्रत्येक दिन आपके लिए साइंस पेपर 2 की क्लासेस लेकर आते हैं। बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है वो गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ इससे पहले आपकी लगभग 9-10 क्लास जा चुकी हैं। सभी बच्चे उन क्लासेस को जाकर जरूर देखें। इसके साथ साथ जो चल रहा है उसको तो आप देखोगे ही। तो चलिए चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझिए भाई। क्वेश्चन का जवाब देते रहिए सभी बच्चे। क्वेश्चन समझिए। कहता है रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? जो रोग को फैलाते हैं तो उसको ट्रांसमीटर कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ट्रांसपोर्टर कहते हैं, लिफ्ट कहते हैं। इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिसीज और कोल्ड क्या बोला जाता है ना, बताइए। चलिए मेरे दोस्तों, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो रोगों को फैलाने वाले को क्या बोला जाता है? वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है जी, ध्यान रखना है। और जिसके माध्यम से फैलता है उसको ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीटों को कहते हैं वेक्टर। क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। और जिसके माध्यम से फैलता है उसको हम ट्रांसपोर्ट, जो लेकर आता है उसको, ठीक है। तो फैलाने वाला है वो है वेक्टर, और जो लेकर आता है उसको ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। जैसे मैं आपके सामने कह देता हूं कि भाई फीमेल जो होती है ना, फीमेल फीमेल जो होती हैं ये क्या होती हैं? आपने देखा होगा एक रोग होता है फीमेल, ये आपकी ट्रांसपोर्टर होती हैं। कौन से रोग की? ये ट्रांसपोर्टर होती हैं। एक डिसीज होता है जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा होता है? एक कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम वर्णांधता बीमारी बोलते हैं। तो इसकी ट्रांसपोर्टर होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने वाली जो होती है फीमेल होती हैं, ठीक है। इससे अफेक्टेड जो होगा वो मेल ज्यादा होता है, मतलब इससे प्रभावित होगा, इस रोग से ग्रसित जो होता है। कौन से रोग से? आपका जो कलर ब्लाइंडनेस होता है। परंतु इसकी वाहक जो होती हैं, हम कह सकते हैं लाने वाली जो होती है, वो कौन होता है भाई? फीमेल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो बताइए भाई कौन सा आपका वायरस है? वायरस का नाम है, क्या नाम है? वेरिसेला जोस्टर। तो पोलियो है ना, या फिर आपका चेचक होगा, रेबीज होगा, या फिर हैजा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉज्ड बाय द वायरस कॉल्ड वेरिसेला जोस्टर? बताइए क्या राइट आंसर बनता है भाई? तो बिल्कुल सही जवाब है भाई। जवाब इसका राइट आंसर बनता है आपका स्मॉल पॉक्स, बिल्कुल राइट आंसर बनता है भाई, ठीक है। देखिए पोलियो के टीके की जो खोज करी है वो करी है भाई साहब जॉनी सॉल्क ने। किसने करी है? जॉनी सॉल्क ने करी है इसकी खोज। यदि मैं इसकी बात करता हूं भाई रेबीज की, तो कौन है? एडवर्ड जेनर हैं, ठीक है जी, एडवर्ड जेनर कहे जाते हैं। एक आपका, चलिए तो बहुत शानदार। इसका जवाब क्या बनता है भाई? इसका जवाब है मेरे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का जवाब बनता है भाई बी, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? छोटी माता भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। कोई एक्स, इनमें से कोई पौधा है, इनमें से कोई पौधा है, एक्स एक पौधा है जो स्वयपोषी, मतलब कि अपने स्वयपोषी भी है, इसका मतलब ऑटोट्रॉप्स भी है ना, ऑटोट्रॉप्स भी है, होने के साथ साथ विषमपोषी भी है, हेटरोट्रॉप्स भी है। तो एक्स कौन सा इसमें पौधा है? मतलब कि क्या होता है? वो तो स्वयपोषी, स्वयं पोषण भी करता है, और भैया विषमपोषी भी होता है। तो बताइए भाई क्या होगा? वो पिक्चर प्लांट्स होता है, शैवाल होता है, कसकट्टा होता है। कब कसकट्टा को भैया अंबर बेल बोलते हैं, अंबर बेल बोला जाता है, अंबर बेल, ठीक है। कवक आपको पता होगा, इसको फंगई बोला जाता है, और शैवाल जो है आपको एल्गी बोला जाता है। पिक्चर प्लांट को ना क्या बोलते हैं? घटपर्णी पौधा, घटपर्णी, घटपर्णी पौधा होता है। तो भाई ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बनता है भाई ए। जो पौधा है ना ये स्वयपोषी भी होता है, और क्या होता है मेरे बच्चों? विषमपोषी भी होता है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए। घटपर्णी पौधा जो होता है ये भाई साहब आपका क्या होता है? ये दूसरे बैक्टीरिया को भी खाने का काम करेगा, दूसरे कीट को खाने का काम करेगा। किसके लिए? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो घटपर्णी पौधा होता है। ध्यान रखना है, पिक्चर प्लांट्स हम इसको बोल सकते हैं। तो घटपर्णी पौधा होता है, नेप्थलिन्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं आपके? हाँ, तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बनता है भाई साहब क्या? ए राइट आंसर बनता है भाई। वो पौधा है जो स्वयपोषी भी और विषमपोषी भी होता है, ठीक है जी। चलिए, और कसकट्टा जो होता है तो भैया ये दूसरे पर डिपेंड होता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? एक दूसरे पर डिपेंड होता है। और शैवाल जो होता है खुद से क्या होता है? स्वयपोषी है। और कवक क्या होता है भाई साहब? ये भी क्या होता है आपका? कवक क्या होता है? ये भी क्या होता है आपका? एक
बिल्कुल सही जवाब है मेरा जो। कपे के बार के क्या है बेटा? चलिए, जैसे आपको ने देखा होगा सांप की छतरी वगैरह होती है जिसको हम और क्या बोलते हैं, जो आपका इसकी सब्जी बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं भाई? मशरूम। वो भी क्या होता है? कवक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भेड़ से ऊन बनाने में कई चरण शामिल होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चरण के सही क्रम को दर्शाता है? तो भैया कैसे कैसे भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है, चरण बताने। पहले क्या होगा? कटाई होगी, छटाई होगी, धोना होगा, है ना, उसको काटना होगा, कैसे होगा? तो बताइए भाई। पहले कतरना होगा, अभिमार्जन होगा, छांटना होगा, रंगना होगा, तागा बनाना, फिर बुनना। अभिमार्जन, छांटना, कतरना, रंगना, तागा बनाना, बुनना, या फिर छांटना, अभिमार्जन, कतरना, धागा बनाना, रंगना, बुनना, कतरना, मांजना, रंगना, सूत बेलना, और छांटना, बुनाई करना। बताइए क्या होगा भाई? देख लीजिए, इंग्लिश में भी चीज लिखी हुई है। सबसे पहले क्या होगा मेरे दोस्तों? चलिए बताते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर बताया भाई ए। सबसे पहले क्या है? किसी चीज को क्या है? कतरना है। ठीक है, कतर के फिर क्या होगा? मतलब कि भाई ऊन आप क्या कर रहे हो? भेड़ से ऊन आपने कतर ली, है ना। कतरने के बाद आपने, कतरने का मतलब है क्या? उसको उसको स्कोरिंग कर लिया। उसके बाद उसमें क्या है? अभिमार्जन, उसको साफ वाफ करना है, धोना है ना, किसी से साफ करना है। उसके बाद उसको छांटना होगा, वैसे में से कौन सा यूजेबल है, कौन सा अनयूजेबल है, कौन सी ठीक है, कौन सी खराब है। उसके बाद फिर उसको कलर किया जाता है। कलर करने के बाद उसके ऊपर तागा बनाया जाता है, धागा बुना जाता है ना, तागा जो बनना है। पर उसके बाद क्या भाई? बुनाई होती है, कोई भी कपड़ा बनाया जाता है, कुछ बनाया जाता है। उसका राइट आंसर बनता है भाई साहब ए। भेड़ से ऊन बनाने के लिए जो चरण होता है, ए वाला सही है। पहले कतरी जाती है, भेड़ से ऊन निकाली जाती है, फिर उसको धोया जाता है, फिर उसको छांटा जाता है, फिर उसकी रंगाई की जाती है, फिर उसके धागे बनाए जाते हैं, और उसके बाद फिर तो उसका क्या है? कोई भी बुनाई की जाती है, जिसको भी आपको कपड़ा बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अधिविक्र रस एड्रिनल को हम किस श्रेणी में रखते हैं भाई? अधिविक्र ग्रंथि होती है, अधिविक्र ग्रंथि को बोलते हैं एड्रिनल। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। तो ये क्या निकालती है भाई साहब? हार्मोन्स निकालेगी, एंजाइम निकालेगी, प्रोटीन निकालेगी, या वसा निकालेगी? बताइए क्या राइट आंसर बताया भाई? मैंने बताया था जो अधिविक्र ग्रंथि होती है इसको हम बोलते हैं आपातकालीन, आपातकालीन ग्रंथि बोला जाता है इसको। आपके आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं इसको। ये बच्चा आपका बीपी को भी कंट्रोल करती है, बीपी को नियंत्रण, बीपी का नियंत्रण भी करती है, ब्लड प्रेशर का भी नियंत्रण करती है। इससे निकलता है भैया आपका ओडोलडो हार्मोन। ओडोलडो, ओडोलडो मतलब कि फ्लाई एंड फाइट, एंड इसमें क्या होता है? उसके बाद ओडोलडो करो मरो, डू एंड डाई। ठीक है, ओडोलडो करो मरो, ये जो हार्मोन्स इसी से निकलते हैं। तो मेरा अच्छा ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बनता है क्या होता है भाई? इससे आपका अधिविक्र ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। अधिविक्र जो ग्रंथि होती है मेरे दोस्तों, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर। चलिए, तो किडनी के ऊपर पाई जाती है अधिविक्र ग्रंथि, बीपी को कंट्रोल करेगी। ओडोलडो हार्मोन्स, करो मरो हार्मोन्स इसी से निकलते हैं, ध्यान रखना है। आपातकालीन इसको ग्रंथि कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ भाई प्रत्येक दिन समय से जुड़ा करो, हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी मेहनत कीजिए, और बहुत शानदार क्वेश्चंस रहते हैं आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? मतलब कि डिग्रेडेशन होता है, मतलब कि डिग्रेडेशन होता है। कैसे? मतलब टूटना, कहने का मतलब ये हो गया। अमीनो अम्ल जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट क्या है? प्रोटीन है। हम कह सकते हैं प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड है। प्रोटीन पेप्टोन में टूटता है, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड। देखिए प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन तोड़ना भी होता है। प्रोटीन किस में टूटता है? पेप्टोन में। पेप्टोन से किस में टूटता है? पॉलीपेप्टाइड में टूटता है। और पॉलीपेप्टाइड से किस में टूटता है भाई? आपका अमीनो एसिड में। तो यही बात कह रहा है भाई। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स फूड है। कैसा है? आपका कॉम्प्लेक्स फूड है ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या है भाई? आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है जी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो भाई ये कहना चाह रहा है इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म कहाँ बनती है, कहाँ टूटता है? तो कहाँ पर इसका पाचन होता है? छोटी आंत में, कॉलन में, स्टोमक में, उदर में, या सीकम में? इन विच पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड टेक्स प्लेस? बताइए। तो बच्चा ध्यान रखना है, प्रोटीन का संपूर्ण पाचन जो होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है, होल डाइजेशन ऑफ फूड, वो होता है छोटी आंत के अंदर। कहाँ होता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर।
6 से 6.5 मीटर की लंबाई होती है छोटी आंत की। इसके अंदर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, या हम कह सकते हैं अमीनो एसिड जो होता है एंड में टूटना जो होता है प्रोटीन का, वो कहां पर रहता है भाई, आपका छोटी आंत के अंदर होता है। बिल्कुल सही जवाब है भाई। ठीक है, ये कॉलन वगैरह सिकम वगैरह जो होते हैं ये आपके बड़ी आंत के भाग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। कोई जड मतलब कोई भी एक वस्तु है, एक्स जड कुछ भी मान लो, जड मनुष्य एक अन्य जानवरों की आहार नाल में मौजूद एक सूक्ष्म जीव है। मतलब कोई सा ऐसा जीव है जो मतलब कि आहार नाल में फूड पाइप में भी रहता है, जो भोजन के पाचन में भी सहायता करता है। तो बताइए क्या है वो, बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो शैवाल है, कवक। तो भोजन के पाचन में ना तो कवक हेल्प करते हैं ना वायरस हेल्प करते हैं, तो खत्म ही हो गया। शैवाल भी क्या है भैया, आपकी काई वाई वगैरह जो आप खा रहे हो, पेड़ पौधे छोटे मोटे ये होते हैं, ये भी नहीं होती है भाई। तो सीधा सीधा है बैक्टीरिया जो होता है ये हेल्प करता है भोजन के डाइजेशन में। किसमें हेल्प इन डाइजेशन जो होता है आपका, वो होता है आपका बैक्टीरिया। आपने सुना होगा ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है, ई नाम है इसका, ई कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, और ये भैया आपका पाया जाता है किसके अंदर, ये पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये भोजन के अंदर जो आपके मतलब भोजन में जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स फूड होता है, जो कुछ बचा है तो उसको सभी का अब्सॉर्प्शन जो करने का काम करता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया कर लेता है भाई साहब, उसको एब्जॉर्बेशन कर लेता है फूड का, छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखना यही बात कह रहा है। आहार नाल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एक आहार नाल का रूप होता है, क्योंकि पूरी आहार नाल यहाँ से काउंट होती है, छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत तक काउंट होती है। क्योंकि टोटल आहार नाल की हम बात करें, टोटल यदि फूड पाइप की हम बात करते हैं आपसे, फूड पाइप की लेंथ, यदि आपसे फूड पाइप की लेंथ पूछने लगे तो है ना, लेंथ ऑफ फूड पाइप, तो भाई ये होती है 32 फीट। कितनी होती है, 32 फीट होती है। या हम कह सकते हैं भाई आपका 9 मीटर, क्या कह सकते हैं, 32 फीट या 9 मीटर आपकी लेंथ होती है किसकी, आपकी फूड पाइप की। तो जिसमें आपकी छोटी आंत बड़ी आंत दोनों होती है, कि छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर होती है, बड़ी आंत की लंबाई 2 से 2.5 मीटर होती है, और उसके बाद ये वाला जो होता है इसकी भी होती है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो आपका स्टोमक तक जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है बैक्टीरिया जो होता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, जो भैया भोजन में से संपूर्ण पाचन का, भोजन में से हाँ क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स फूड जो होते हैं सभी का क्या कर लेता है भाई, एब्जॉर्बेशन कर लेता है, जो बचा कुचा चीज होती है। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर बाई, तो रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक की टीके की खोज किसने करी थी भाई, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच या फिर एडवर्ड जेनर या फिर सिकंदर फ्लेमिंग। तो बच्चा अलेक्जेंडर है ये। तो फिर बच्चा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बनता है भाई रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो चेचक के टीके खोज करता है भाई एडवर्ड जेनर, बिल्कुल राइट आंसर बनता है भाई, बिल्कुल सही जवाब। रॉबर्ट कोच जो हैं ये तो टीबी के खोजकर्ता कहे जाते हैं, रॉबर्ट कोच टीबी के हैं, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं ये पेनिसिलिन के खोजकर्ता हैं। किसके हैं, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कहे जाते हैं भाई, पेनिसिलिन के खोजकर्ता हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और रोनाल्ड रोस जो हैं, रोनाल्ड रोस जो हैं ये हैं भैया मलेरिया के। ठीक है, रोनाल्ड रोस मलेरिया के हैं, रॉबर्ट कोच टीबी के हैं, और एडवर्ड जेनर जो है भाई ये हैं चेचक के टीके के। तो देखिए मेरे बच्चों आपके सामने सारा कुछ मैंने लिख दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। रेनिन का स्त्रावन करने वाला अंग, मतलब कि रेनिन का सिक्रेशन कहां से होता है, द ऑर्गन दैट सीक्रेट्स रेनिन। रेनिन भाई एक क्या होता है, रेनिन जो होता है मेरे बच्चों, रेनिन एक एंजाइम है, रेनिन इज अ एंजाइम। ठीक है, तो रेनिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है, और एंजाइम का काम होता है हेल्प इन डाइजेशन। क्या करना, हेल्प इन डाइजेशन, मतलब कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या हम कर सकते हैं भोजन को पचाने में सहायता करते हैं एंजाइम जो होते हैं। तो रेनिन जो होता है कहाँ से स्त्रावन होता है इसका, ये लीवर से निकलता है, अमाशय से निकलता है, विक्र से निकलता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। द ऑर्गन्स दैट सीक्रेट रेनिन, बताइए भाई जवाब क्या होगा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, ये आपके स्टोमक से निकलता है, इसका मतलब ये आपके अमाशय से निकलता है, पेट से। क्योंकि आपके स्टोमक में क्या होती है, आपकी कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स का काम अपने में से कुछ निकालना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है मेरे दोस्तों। और इस गैस्ट्रिक जूस में जो होता है आपके 3 चीजें पाई जाती है। कौन कौन सा, एक तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक आपका भाई क्या होता है, आपका पेप्सिन होता है ना, और एक होता है मेरे दोस्तों आपका रेनिन पाया जाता है। तो ये 2 चीजें होती हैं, दोनों क्या है मेरे बच्चों, ये दोनों आपके एंजाइम हैं। क्या हैं, एंजाइम कहे जाते हैं, दोनों एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम होते हैं, जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या हम कह सकते हैं अमाशय से निकलते हैं, बिल्कुल स्टमक मतलब पेट से। बिल्कुल समझ में आया होगा भाई,
पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, रेनिन का भी काम प्रोटीन का पाचन करना, परंतु रेनिन जो होता है ये दूध की प्रोटीन का पाचन करते हैं, दूध की कैसीन प्रोटीन का पाचन, दूध की कैसीन प्रोटीन का प्रोटीन का प्रोटीन का पाचन, दूध की कैसीन प्रोटीन का पाचन जो करता है वो आपका रेनिन करता है। और जो जनरली जितनी भी आपकी प्रोटीन होती हैं उन प्रोटीन का सभी का पाचन करता है, जैसे कि आपके चना का अंदर हो गया, अंडे के अंदर हो गया, जो भी दाल होती हैं या फिर आपको जो भी चीज़ खा रहे हो जिसमें आपको प्रोटीन है, उन सभी प्रोटीन का पाचन जो करता है पेप्सिन एंजाइम करेगा, और दूध की प्रोटीन का पाचन जो करता है रेनिन एंजाइम करेगा भाई। चलिए, तो दूध की प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन, और कैसीन को ठोस कैल्शियम पैराक्सीनेट में जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा एंजाइम होता है मेरे दोस्तों? रेनिन एंजाइम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बलों के सेट का प्रतिनिधित्व नहीं करता? संपर्क बल मतलब कि कोई बल, किसी भी चीज को हम उठाने के लिए, पकड़ने के लिए जो भी बल लगाते हैं उसको संपर्क बल लेते हैं। आपस में जाना संपर्क बल। तो देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक बल्स, घर्षण बल, चुंबकीय बल, मांसपेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, खींचने का बल मतलब कि ड्रैग, और मांसपेशी बल या घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल। बताइए क्या होगा इसका जवाब? तो देखिए भाई मेरे बच्चों, कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज आप, है ना, तो इसका जवाब कैसे भाई? कोई भी चीज आपने उठाया तो आप उसको क्या करोगे भाई? उसको खींचोगे। जैसे मान के चलिए मैंने इस बुक को उठाया, यहाँ से ऐसे पकड़ा, तो हल्का सा क्या होगा भाई? खींचना होगा, ड्रैग होगा। उसके बाद भैया जिससे उठाया जा रहा है मसल्स है, मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है? मसल्स फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है? उसके मसल्स फोर्स लगा। उसके बाद जब उसको पढ़ा जाएगा, बुक को हटाया जाएगा, ऐसे बदला जाएगा, तो उसमें क्या लग रहा है? फ्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इसका सही जवाब बनता है भाई साहब कौन सा? सी जवाब बनता है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है भाई साहब, घर्षण से पहले तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बनता है खींचना, मांसपेशी बल और घर्षण बल। इसका सी जवाब बिल्कुल सही और सटीक जवाब बनता है मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 11। द जॉइंट्स बिटवीन हेड एंड अपर जॉ इज एन एग्जाम्पल। मतलब ये कहना चाह रहा है, मतलब कि एक जॉइंट्स मतलब कहना चाह रहा है ऊपर वाला, ये मुंडी मुंडी का जॉइंट्स है ना, ये वाला, ये नहीं, यहाँ से नहीं, ये। तो ये कह रहा है भाई साहब यहाँ पर कौन सा जॉइंट्स होता है इसमें? तो देखिए भाई साहब, उसमें सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ किसका उदाहरण है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का, हिंज जॉइंट्स का, पेल्विक जॉइंट्स का या फिक्स जॉइंट्स का? बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, टिका हुआ जॉइंट्स या फिर श्रेणी जॉइंट्स या स्थिर जॉइंट? तो बच्चा आपका जबड़ा जो होता है ऊपर वाला जबड़ा जो होता है फिक्स होता है, तो बिल्कुल सही बात है, फिक्स जॉइंट होता है। जबड़ा होता है इसमें और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसमें कौन सा जॉइंट होता है? फिक्स जॉइंट होता है, यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ऊपर वाला जबड़ा फिक्स होता है, नीचे वाला जबड़ा जो होता है मूवेबल होता है। एक मैंडिबल जो होता है, एक मैक्सिलरी जो होता है, ध्यान रखना है। तो मेरे बच्चों इसका राइट आंसर बनता है भाई साहब क्या? फिक्स जॉइंट बिल्कुल सही जवाब है। यदि ये क्या गर्दन कहता, पूरा इस मुंडी को कहता, खोपड़ी ये बोलता ना पूरी मुंडी मुंडी, तो भाई साहब वो कौन सा हो सकता था? वो मेरा बच्चा कौन सा होता है? हिंज जॉइंट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार चलिए, ये सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ये सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ऐसे हाथ पैर जहाँ पर मुड़ते हैं ना एक साइड की तरफ, वो सॉकेट होता है। जैसे कोई भी खिड़की या विंडो होती है, एक तरफ मुड़ जाती है, तो बच्चा ध्यान रखना, एक तरफ क्या हो जाती है? एक तरफ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉकेट जॉइंट्स, पूरा नहीं घूमना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, जिसको हम बोलते हैं इस नार वाले जॉइंट्स को बोलते हैं खूंटी जॉइंट्स। क्या बोला जाता है? खूंटी जॉइंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई? रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है? प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक तो फायदेमंद होते हैं आपके लिए, प्रदूषक कहलाते हैं। चलिए, है ना, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न हानिकारक प्रदूषक कहलाते हैं मेरे बच्चों, या फिर आपके क्या कहलाएंगे? या फिर आपके हार्मोन्स कहलाते हैं, या फिर आविष या फिर टॉक्सिन कहलाएंगे? बताइए। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये जहरी तो कह रहा है, तो राइट आंसर बनता है भाई साहब कौन सा? डी, ठीक है। रोगाणु से उत्पन्न हानिकारक पदार्थ जो है वो टॉक्सिन है, ये आपके शरीर को, बॉडी को हानि पहुंचाएंगे। बाकी हार्मोन्स क्या आपको हानि पहुंचाएगा? एंटीबायोटिक तो आपके लिए हेल्पफुल होता है, हार्मोन्स आपके लिए सॉरी, प्रतिजैविक जो होता है मेरे बच्चों, ये क्या आपके लिए क्या होता है? यूजफुल होता है। एंटीबायोटिक ये भी आपके लिए यूजफुल है, हार्मोन्स। और प्रदूषक भाई इतना आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। इसका जो जवाब होगा मेरे बच्चा, टॉक्सिन होगा। टॉक्सिन क्या होता है मेरे बच्चा? जो मेरे बच्चा क्या होगा? टॉक्सिन जो होगा मेरे बच्चा क्या होता है? आपका जहर वगैरह जो होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनता है मेरे बच्चों क्या है? 12 का डी जवाब बनता है। चलिए मेरे बच्चों, ठीक है। टॉक्सिन मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? जहर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है भाई? बताइए कौन सा हार्मोन? थायराइड जो होता है मेरे दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जो होती है ये गले में होती है, गले में थायराइड ग्रंथि गले में होती है, थायरक्सिन हार्मोन्स निकालने का काम करेगी। तो थायरक्सिन हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, ट्राइओडोथायरोनिन हार्मोन्स या फिर थैमोसिन हार्मोन्स? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड्स?
तो बताइए, तो मेरा बच्चा ध्यान रखना है, मेरा बच्चा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बनता है भाई साहब थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये कहाँ से निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है मेरे दोस्तों ये गले से निकलता है, गले की ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। और बच्चा ध्यान रखना है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स कमी हो जाती है तो आपको गलखंड, गलघेटुआ, गोइटर बीमारी हो जाती है। ये क्वेश्चन मैं शायद आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 14, जवाब दीजिए बच्चा। 14 देखिए, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वो क्या कहलाएगा? उसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म बोलते हैं, प्रीडेंसर बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं, या फिर बेटा उसको हम बोलते हैं कॉमुनिज्म। बताइए क्या होगा? when two living beings living life together and one benefits and the other does not, then it is called, क्या कहलाता है भाई? उसको जवाब दें। तो मेरा बच्चा राइट आंसर बनता है जिसमें एक को लाभ हो दूसरे को लाभ नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? कॉमुनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमुनिज्म बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब बनता है डी, इसका राइट आंसर बनता है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच हार्मोन्स इन आवर body helps us to adjust the stress when we are angry, embarrassed, on worried। बताइए भाई, थायरॉक्सिन होता है आपका हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स होता है, या फिर इंसुलिन हार्मोन्स होता है, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन हमें तनाव में समायोजित करने में मदद करता है? मतलब कि हम ना क्या कोई भी तनाव, मतलब किसी भी टेंशन में हम आ रहे हैं तो तनाव में मदद करता है जब हम गुस्से में, शर्मिंदा, चिंतित होते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन्स होगा जो आपकी हेल्प करता है किसी भी गुस्से में और किसी भी तनाव में आप रहते हैं तो आपकी हेल्प करेगा? कौन सा हार्मोन्स? थायरॉक्सिन हार्मोन्स होगा, एड्रिनल हार्मोन्स होगा, इंसुलिन हार्मोन्स होगा, फिर एस्ट्रोजन। अब देखिए बेटा, आपको जब गुस्सा आएगा या शर्मिंदा होते हो या फिर आपका क्या होता है बीपी लो या बीपी हाई होता है, और मैं आपको बता चुका हूं कि बीपी लो या बीपी हाई जो होता है या बीपी को जो कंट्रोल करता है वो एड्रिनल हार्मोन्स होता है। किससे निकलता है? अधिविक्र ग्रंथि होती है, इसको क्या बोलते हैं? अधिविक्र ग्रंथि से निकलता है। कौन सा मेरे दोस्तों? अधिविक्र ग्रंथि से निकलता है आपका कौन सा? आपका एड्रिनल हार्मोन्स जो होता है। बिल्कुल सही जवाब बनता है भाई बी, इसका राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर। इंसुलिन हार्मोन्स आपको पता होगा भैया अग्नाशय से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 16 देखिए, सिलेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ऐसी कौन सी डिसीज है जो बैक्टीरिया से होती है? बैक्टीरिया के कारण होने वाले डिसीज बताएं। तो भैया क्षय रोग, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस टीबी बोलते हैं, इसको टीबी, क्षय रोग को टीबी बोलते हैं। निमोनिया होगा, टाइफाइड होगा, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो होता है, मलेरिया, पोलियो, टाइफाइड होगा, चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस, तपेदिक होगा। आपको बताइए पोलियो जो है, ठीक है, तो पोलियो तो आपको विषाणु से होता है, तो ये तो बात गलत हो गई। एक एक चीज पकड़ लोगे तो अभी आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, पोलियो, यहाँ पर पोलियो आ गया, यहाँ पर पोलियो आ गया, है ना। चलिए मेरे बच्चा, तो मेनिंजाइटिस जो होता है दिमागी बुखार, ये भी किससे होता है मेरे बच्चों? ये भी किससे होगा? ये भी आपका विषाणु से होता है। बिल्कुल राइट आंसर बनता है भाई इसका क्षय रोग, निमोनिया और टाइफाइड। बच्चा ध्यान रखना है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, निमोनिया और टाइफाइड जो होता है ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज हैं, मतलब कि ये जीवाणु से होने वाले डिसीज है। बिल्कुल सही जवाब बनता है भाई। इसका ट्रिक भी होता है कि पंडित का टीका न्यू है ना, और एक होता है विषाणु वाला कि गंजा दाम, सॉरी, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। ये क्लास मैंने पूरी करा रखी है। यदि किसी बच्चे को देखना है तो भाई चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वीडियोस में जाकर देखिए, वहां पर जीवाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, ठीक है, और आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो हैं, मतलब कि वायरस से होने वाले डिसीज हैं, है ना, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोअल या फिर आपका फंगल डिसीज जो होती है, सारा कुछ मैंने बता रखा है वहां पर विद ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सांस लेने वाली हवा और सांस छोड़ने वाली हवा दोनों में ऑक्सीजन होती है। चलिए, जिसको हम लेते हैं सांस में और छोड़ते हैं उसमें दोनों में ऑक्सीजन होती है। सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। निकल, जो आपने सांस छोड़ी है हवा में ऑक्सीजन नहीं होती है। अच्छा जी, सांस छोड़ने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनता है? आपको पता है भाई, वायुमंडल में जितनी भी गैसेस रहेंगी उन सभी गैसेस को आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो। जैसे मान के चलिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो आपका 78% है ना जी। ऑक्सीजन जो है वो आपका 21% है, ठीक है। CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 0.03% है। तो बच्चा जितनी जितनी आपकी परसेंट है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ये गैसेस आपकी प्रेजेंट हैं, तो सांस लेने में आप 78% क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो, है ना। श्वास लेना, इनहेल ऑफ, है ना, एयर या ऑक्सीजन, तो
78% आप नाइट्रोजन लेते हो, 21% आप क्या लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, और 0.03% आप क्या लेते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो। पर तो छोड़ते समय श्वास छोड़ना है ना, ये तो है श्वास लेना, क्या हो गया, ये यहां पर देखिए, ये आपका हो गया इनहेल। क्या हो गया, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना अंदर की तरफ, इनहेल, और एक होता है एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो भाई नाइट्रोजन आपने 78% लिया, तो 78% ही आप क्या छोड़ोगे, नाइट्रोजन छोड़ोगे। आपने 21% ऑक्सीजन लिया है, तो 21% में भाई आपको क्या करते हो, 21% में से आप 4% यूज कर लोगे, और 4% यूज करने के बाद आप 17% क्या छोड़ते हो भाई साहब, आप ऑक्सीजन छोड़ते हो सांस में। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ेंगे, तो 4.03% आपको छोड़ते हैं भाई, आप मेरे बच्चों क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए, तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, इसका सही जवाब जो बनता है, बिल्कुल सही जवाब है भाई, सांस लेने में और सांस छोड़ने में, दोनों स्थिति में भाई साहब हम आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, सांस लेने वाली हवा और सांस छोड़ने वाली हवा में दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते तब भी क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिए बेटा, लेने में 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं आप, और छोड़ते समय आप कितना छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं, बिल्कुल सही जवाब बढ़ता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द री प्रोडक्टिंग पार्ट्स ऑफ जिंजर, मतलब कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जनन अंग है, जहां से जनन अंग होता है उसका निर्माण होता है जिंजर का। जिंजर का मतलब अदरक जो होती है, लीफ पत्ती होती है, रूट जड़ होती है, स्टेम तना होता है, या फिर आपका सीड बीज होता है, बताइए कौन सा ऐसा भाग है जहां से उसका जनन करता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, तना जो होता है, बिल्कुल सही बात है। आपका आलू हो गया, आपका अदरक हो गया, आपका ये सभी क्या होते हैं, इससे जनन करता है, किससे, तने से करता है, बिल्कुल सही जवाब है। स्टेम से करता है, बिल्कुल शानदार जवाब है भाई इसका, ठीक है। या फिर अदरक का खाने योग्य भाग जो होता है वो भी क्या होता है, तना ही होता है। आपने एक लॉजिक सुना होगा कि खाने योग्य भाग जो होते हैं, अदरक हो गया, आलू हो गया, अदरक, आलू, प्याज, ठीक है, केसर, ये सभी जो होते हैं ये तना, इनके तने खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं, स्टेम, तने यूज किया जाता है, तने को खाया जाता है। तो अदरक हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, केसर हो गया, हद कर दी आपने। या फिर एक और होता है हल्दी, क्या होता है, हल्दी, इसका लॉजिक होता है हद कर दी आपने, अदरक, आलू, प्याज, केसर। तो हम कैसे लिखेंगे, हद कर दी आपने, यहीं से बन जाएगा भाई आपका, है से हल्दी हो गया, हद से कैसे केसर होगा, दे से अदरक हो जाएगा, और उसका आ से आलू हो गया, पै से प्याज, ठीक है। तो ध्यान कैसे केसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो एड्स किसके कारण फैलता है, जल के कारण, जीवाणु कारण, विषाणु कारण, फफूंदी कारण। एड्स इज कॉज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, वाटर, बैक्टीरिया, वायरस या मोल्ड, बताइए। आपको पता है एक लॉजिक होता है चेचक, कौन सा होता है, रेखा हमेट करके छोड़ गई, ये वायरस वाली डिसीज है, रेखा देखिए इसका लॉजिक होता है, हिट करके पीछे की जगह पौछे लिखना है, पौछे, छोड़ गई। तो ध्यान रखना, रे से रेबीज होगा, खे से खसरा, है से हर्पेस, मैं से मेनिंजाइटिस, ठीक है। टेटे से क्या होगा, आपका जो आपका आपका क्या चला था भाई, जिसको हम ट्रैकोमा बोलते हैं, ट्रैकोमा होगा। और कैसे क्या होगा भाई, आपका कोरोना होगा। पो से पोलियो, ए से एड्स, जैसे चेचक, छह से छोटी माता, डे से डिप्थीरिया, कैसे गलसोत, ऐसे इन्फ्लुएंजा। ये सारी बीमारी जो होती हैं ये विषाणु से फैलती हैं, इसका मतलब वायरस से फैलती हैं। अब इसमें देख लीजिए भाई, आपको एड्स हो रहा है, तो एड्स में देखिए भैया यहाँ पर क्या होगा, एड्स, ये वाला एड्स जो होगा, तो भाई एड्स जो होता है विषाणु से होता है। ये विषाणु से होने वाले डिसीज का एक लॉजिक बना रखा है, रेखा हमें हिट करके पहुंच छोड़ गई, तो बिल्कुल राइट आंसर बनता है भाई साहब क्या, वायरस। यदि ये वाली आपको चीज़ देखनी है तो भाई साहब पूरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर आपका जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक से होने वाले डिसीज का पूरा ट्रिक के साथ क्लास पड़ी हुई है, उनको आप देख सकते हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस ग्रंथि का नाम बताओ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, मतलब कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करेगी भाई। ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है, अधिविकृत ग्रंथि होती है, अग्नाशय होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, रीनल ग्लैंड्स होती है। नेम द ग्लैंड्स व्हिच इज कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो मेरे बच्चों आपको पता होगा पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है, इट इज अ मास्टर ग्लैंड्स, इट इज अ इट्स मास्टर ग्लैंड्स होती है भाई, ठीक है। ये कैसी ग्लैंड्स होती है,
मास्टर ग्रंथि होती है ये सभी पर नियंत्रण रखती है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जब तक मास्टर ग्लैंड्स कंट्रोल नहीं करेगी तब तक कोई भी हार्मोन्स निकालने का काम नहीं करेगी, ना हार्मोन्स ना एंजाइम। ऐसे ही इस मास्टर ग्लैंड्स का, पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर होता है, उसका नाम होता है आपका कौन सा, हाइपोथैलेमस। आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस जो होता है ये इसका भी मालिक होता है भाई। हाइपोथैलेमस जो होता है ये इसका भी मालिक होता है, किसका, पीयूष ग्रंथि का। तो मास्टरों का भी मास्टर किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। और ग्रंथियों का मास्टर किसे कहा जाता है, आपका पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ये ब्रेन में पाई जाती है। मटर के आकार की होती है, मटर के दाने के आकार की होती है भाई। से इसमें 0.25 ग्राम इसके अंदर वेट होता है। तो बच्चा ध्यान रखना है। चलिए, तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आपको समझ में आया होगा बहुत शानदार तरीके से। आज की क्लास, आपकी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो सभी बच्चे प्रत्येक दिन समय के साथ जुड़िए और शानदार तरीके से हम आपके लिए क्लास ला रहे हैं, प्रत्येक दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।